समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये जो वीडियो है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन सब्जेक्ट के रूप में है, तो वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे आज मेकाले के विवरण पत्र के बारे में। प्रश्न है कि मेकाले के विवरण पत्र के विषय में आप क्या जानते हैं। यह प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मेकाले के विवरण पत्र की प्रमुख संस्तुतियों को लिखिए। यह प्रश्न आ सकता है कि मेकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की, ये आलोचना कीजिए। तो इस प्रकार से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो चलो हम बात करेंगे अब मेकाले के विवरण पत्र की। मेकाले का विवरण पत्र यानी कि मेकालेज मिनट्स बोलते हैं इसे, और ये क्वेश्चन 2016 में आया। मेकालेज मिनट, तो लॉर्ड मेकाले 10 जून 1834, इस तारीख को ध्यान रखेंगे, 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। मेकाले अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान था। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन दिनों प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर चुका था। मेकाले ने सबसे पहले सन 1813 के आज्ञा पत्र के 43वें अनुच्छेद में अंकित 1 लाख रुपए की यानी कि रुपए 1 लाख व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया और साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ स्पष्ट करने और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का हल सुझाने का अनुरोध किया। मैंने सबसे पहले सन 1813 के आज्ञा पत्र संबंधी अनुच्छेद के 43 का गंभीरता से अध्ययन किया और इसके बाद उसने कंपनी के प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के लिखित वक्तव्यों का अध्ययन किया और अंत में 2 फरवरी 1835 को, इस तारीख को भी ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल बेंटिक को पेश किया। इस विवरण पत्र में मेकाले ने सबसे पहले सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुच्छेद 43 की व्याख्या की और फिर इस संबंध में अपने ठोस सुझाव दिए। क्या कहा उन्होंने इस पत्र में? सन 1813 के आज्ञा पत्र के 43वें अनुच्छेद की व्याख्या। क्या क्या व्याख्या थी? इस आज्ञा पत्र के 3 मुद्दे विवाद का विषय थे। आवंटित धनराशि को व्यय कैसे करें, साहित्य शब्द से क्या अर्थ लिया जाए और भारतीय विद्वान की सीमा में कौन कौन से विद्वान लिए जाएं। पहली बात, 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी उसको कैसे व्यय करें। दूसरी बात, साहित्य शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। और तीसरी बात, भारतीय विद्वान की सीमा में कौन कौन से विद्वान लिए जाएं। तो मेकाले ने निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट किया। कैसे स्पष्ट किया? पहली बात बताई कि धनराशि के व्यय की व्याख्या, यानी कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो कैसे व्यय की जाए। तो मेकाले ने स्पष्ट किया कि इस धनराशि को व्यय करने के लिए यानी कि खर्च करने के संबंध में कंपनी पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वह जिस मद पर चाहे, यानी कि जिस चीज पर चाहे, जिस वस्तु पर चाहे, जिस मद पर चाहे और जिस तरह से चाहे इसको खर्च कर सकती है। दूसरी बात बताई साहित्य शब्द की व्याख्या उन्होंने की। तो मेकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी और फारसी के साहित्य ही नहीं है। भाई साहित्य शब्द का अर्थ मेकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द का तात्पर्य या साहित्य शब्द का जो मतलब है वो केवल भारतीय साहित्य नहीं है कि उसमें संस्कृत, अरबी यही साहित्य आएंगे। इसके अलावा कौन से साहित्य आ सकते हैं? इसके अलावा आ सकते हैं, इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य यानी कि अंग्रेजी के साहित्य भी आते हैं, उन्होंने कहा। तीसरी बात बताई उन्होंने भारतीय विद्वानों की व्याख्या की। तो भारतीय विद्वानों की सीमा के संबंध में मेकाले ने कहा, क्या कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी के विद्वान ही नहीं आते बल्कि अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं। लोक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार भी आते हैं, यानी कि जिन्होंने लोक के दर्शन को पढ़ा है, जिन्होंने मिल्टन की कविताओं को पढ़ा है, वो भी इसमें भारतीय विद्वानों में आएंगे। तो लॉर्ड मेकाले का क्या सुझाव था? सन 1813 के आज्ञा पत्र के तत्संबंधी अनुच्छेद 43 की व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मेकाले ने भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मेकाले के उन सुझाव को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। कैसे क्रमबद्ध किया जा सकता है? नंबर 1, प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक, यानी कि जो प्राच्य साहित्य हैं और ज्ञान है उसकी शिक्षा निरर्थक है।
तो भारतीय साहित्य यानी कि संस्कृत और अरबी के विषय में मेकाले ने लिखा है कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। इसका पढ़ना और पढ़ाना निरर्थक है। उसने यह भी सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी स्कूल और कॉलेजों पर सरकारी धन जो है वो व्यय करना व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए, यानी कि जो भी धन दिया जा रहा है अरबी फारसी स्कूल के लिए, संस्कृत के स्कूलों के लिए, उस धन को तुरंत बंद कर दिया जाए। और साथ ही उसने यह भी सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर सरकारी धन को व्यय न किया जाए। नंबर 2, पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। तो मेकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। मेकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। संस्कृत और अरबी साहित्य को तो वह उसके आगे नगण्य मानता था। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। और क्या कहा? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। तो मेकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक बताया। तो प्राच्यवादी भारतीय भाषाओं संस्कृत और अरबी आदि को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, और पाश्चात्यवादी अंग्रेजी को। मेकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया, और अपने सुझाव के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए थे? तो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए कि भारत में प्रचलित देशी भाषाएं अविकसित और गंवारू हैं। इनमें शब्दकोश बहुत सीमित है, और इनके माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अंग्रेजी भाषा में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार है। जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वह उस विशाल ज्ञान के भंडार को जान सकता है, जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही कराया जा सकता है। तीसरी बात क्या बताई? तीसरा उन्होंने कहा है कि संस्कृत और अरबी भारत की जनसाधारण की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा और अरबी जो भाषा है वो भारत की जनसाधारण की भाषा नहीं है। इन्हें सीखने में भारतीयों की रुचि भी नहीं है। वैसे भी इनकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को सीखना सरल है, ये मेकाले ने कहा है। इसलिए इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, यानी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ये मेकाले ने कहा है। मेकाले आगे कहता है कि अंग्रेजी शासकों की भाषा है। अंग्रेजी जो है वो शासकों की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, और अब भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भी भाषा है, और इसे ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ये किसने कहा? मेकाले ने कहा है। और क्या कहा है मेकाले ने? कि प्रबुद्ध भारतीय राजा राम मोहन राय आदि भी यही स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के विकास और उत्थान के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सीखना आवश्यक है, और अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, ये मेकाले ने कहा है। फिर अगले पॉइंट में मेकाले कहता है, मेकाले ने भारतीय कानून की शिक्षा के लिए अरबी और फारसी को माध्यम बनाए रखने का भी विरोध किया, यानी कि अरबी और फारसी को माध्यम बनाए रखने के लिए विरोध किया, और सुझाव दिया कि भारतीय कानून का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, यानी कि जो भी भारतीय कानून है उसका अंग्रेजी में इंग्लिश में अनुवाद किया जाए, और उसकी शिक्षा भी अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जाए। आगे कहता है पॉइंट नंबर 4 कि उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था। तो मेकाले ने अपने विवरण पत्र में यह स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था कर सके। उसने सुझाव दिया कि सरकार केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे। अपने इस सुझाव के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। पहला तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया?
कि इससे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक यानी कि अंग्रेज होगा और शासित यानी कि भारत की आम जनता के बीच में संदेशवाहक का कार्य करेगा। यानी कि शासक और शासित दोनों के बीच में संदेशवाहक का कार्य करेगा। और क्या बताया, और कहा कि इससे भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा, एक उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग होगा उच्च वर्ग, और उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग होगा। यानी कि जिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो उच्च वर्ग होगा और जो उच्च शिक्षा से वंचित होगा वह निम्न वर्ग होगा। और क्या बताया, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इससे उच्च वर्ग में पड़े पाश्चात्य संस्कार धीरे धीरे, जो उच्च वर्ग में पड़ेंगे पाश्चात्य संस्कार, वो धीरे धीरे उनके संपर्क में आने वाले निम्न वर्ग के लोगों में भी पड़ेंगे और इससे कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल जाएंगे। कनिष्ठ कहते हैं जो बाबू लोग होते हैं जो उनकी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो उन कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, इससे लाभ यह होगा कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों तक स्वयं पहुंच जाएगी। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। तो यूं तो मैकाले भारत के पाश्चात्य ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य जामा पहनाने का प्रबल समर्थक था, परंतु यह सब कार्य बहुत चतुराई से करना चाहता था। यदि सबके लिए सीधे और जबरन प्रयास किए जाएं तो उससे एक ओर तो भारतीय अपने धर्मों की रक्षा और उनके प्रसार के लिए क्रियाशील हो जाएंगे और दूसरी ओर अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे। इससे क्या होगा, इसलिए उसने विद्यालयों में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से न दिए जाने का सुझाव दिया कि भाई किसी विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 7 मार्च सन 1835 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की राय मानकर अपनी शिक्षा नीति घोषित कर दी और प्राच्य शिक्षा हेतु जो कुछ किया जा चुका था, प्राच्य शिक्षा के लिए जो कुछ किया जा चुका था वह जैसे का तैसा बना रहा, परंतु आगे के संपूर्ण अनुदान अंग्रेजी माध्यम के द्वारा दी जाने वाली अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के अनुकूल वातावरण तो पहले ही बन चुका था। मैकाले ने कंपनी की ढुलमुल शिक्षा नीति को एक स्थिरता प्रदान की जो कि भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों के ज्यादा हित में थी और इसके उपरांत शिक्षा क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना की गई। मैकाले का विवरण पत्र के संबंध में टी.एन. सिल्वेरा के शब्दों में, इस विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया और यह उस दिशा के विषय में था जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी। सार्वजनिक शिक्षा का मतलब सबके लिए शिक्षा। तो निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी यह। सन 1835 के आज्ञा पत्र ने भारत के सिंह द्वार सभी देशों की मिशनरियों के लिए खोल दिए। इसलिए अंग्रेज मिशनरियों के अतिरिक्त देशों की मिशनरियों ने यहां आकर अंग्रेजी की शिक्षा के लिए मिशन स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। आगे लिखा है कि शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत सन 1823 के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा उच्च वर्ग को दी गई, यानी कि जो उच्च वर्ग था उसको अंग्रेजी की शिक्षा दी गई, क्योंकि इसके उपरांत शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंचनी थी। इसका उद्देश्य शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। कंपनी के संचालकों के अनुसार बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद समझा गया और यही शिक्षा नीति भी घोषित की गई। श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय के शब्दों में, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का बोलबाला रहा। शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का बोलबाला रहा और जन शिक्षा असंभव गिनाई गई। देसी शिक्षा कुचल दी गई। पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ा, जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसका आदर बढ़ा और प्राच्य विद्या निरर्थक मानी गई। प्राच्य विद्या निरर्थक मानी गई और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ। संस्कृत लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई गई।
तो ये था मेकाले का विवरण पत्र यानी कि मेकाले मिनट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।